तो चलिए शुरू करते हैं आज उत्सर्जन तंत्र। आज उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पहले आपको प्रीवियस ईयर में आए हैं, सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस कर लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको क्या है, निम्न में से कौन सा गलत आपको गलत कथन बताना है। कारण प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाइयाँ मौजूद होती हैं जो एक साथ बंधी होती हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय, एक मूत्रमार्ग होता है। सही है। अगला है आपका समानता, एक वयस्क के वृक्कों में आरंभिक निस्यंदन 180 लीटर प्रतिदिन होता है। ये भी सही है आपका। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक स्थित होते हैं। ये भी सही है। तो आपको जो पहला ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा क्या, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ये पार्ट आपको गलत ही पूछा, सही नहीं पूछा था आंसर आपका ये पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग शल्की उपकला से आस्तरित नहीं होता है। तो शल्की उपकला से आस्तरित कौन सा नहीं होता, तो आंसर आपको हो जाएगा सी पार्ट, वृक्क नलिकाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है। जो हमारी कृत्रिम वृक्क है, आर्टिफिशियल किडनी जिसे कहा जाता है, द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है। निस्यंदन द्वारा, परासरण द्वारा, अवशोषण द्वारा और एंजाइम द्वारा। तो आंसर आपको हो जाएगा परासरण द्वारा, जिसको आपको डायलिसिस भी बोला जाता है अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता। कौन है जो उत्सर्जन अंग के रूप में काम नहीं करता। फेफड़ा भी आप उत्सर्जन का काम करता है, त्वचा भी करता है, बड़ी आंत, छोटी आंत जो यहाँ पे भोजन का पाचन होता है। आंसर आपको हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वृक्काणु की लंबी नलिकाकार संरचना का कोई लाभ है। कह रहा है कि जो हमारे वृक्काणु की जो लंबी नलिकाकार संरचना होती है उसका कोई लाभ है। पहला आपको दिया है हाँ, दूसरा आपको नहीं, तीसरा आपको हाँ और चौथा आपका नहीं दिया है। तो आपका जो पहला आंसर जो होगा हाँ, इसका जो लाभ होता है, आप नहीं वाला तो आपका वैसे गलत हो जाएगा आपका। अब हाँ वाले में दो ऑप्शन है, पहला हाँ, वृक्क को दृढ़ता देने के लिए लंबी नलिका पर कुंडलित और संकुलित किया जा सकता है। सी और लंबी नलिका प्रारंभिक निस्यंदन से अतिरिक्त जल के पुनः अवशोषण। तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम को आपको पहचान करना है। पहला दिया है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। वृक्क किडनी उसका मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय मूत्र अब इकट्ठा होता है, उसको मूत्रमार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपको पहले आपको बताया था, पैसे परासरण अंग्रेजी में डायलिसिस कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये पार्ट 31 का एक हीमो डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 पे आ जाइए, निम्न में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है। पहला आपका एक जोड़ी वृक्क आपकी दो होती है, एक जोड़ी हो जिसे कह सकते हैं। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी आपको दोनों साइड होता है, इधर इधर। एक मूत्राशय, एक मूत्रमार्ग। पहला ही ऑप्शन आपका सही है, आंसर आपको हो जाएगा ए पार्ट। अगला है, शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता। कार्टिलेज टिश्यू जिसे कहा जाता है। तो आपको दिया पहला आपका नाक, कंठ, कान और वृक्क। तो आंसर आपका जो हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा। वृक्क में कार्टिलेज टिश्यू मौजूद नहीं होते। अगला, मनुष्यों में यूरिया चक्र निम्न में से किस अंग में होता है। अग्नाशय में, यकृत में, फेफड़ा में और वृक्क में। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है। बोमेन संपुट जिसे बोमेन कैप्सूल्स कहा जाता है, अमाशय में, वृक्क में, यकृत में और फेफड़े में। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, कहाँ पे, वृक्क में होता है। इसके बाद, मूत्र में पानी की मात्रा कितने % होती है। तो आंसर आपका ये पार्ट हो जाएगा 95% होती है। अगला क्वेश्चन, शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है। मानव वृक्क द्वारा किसका होता है, यूरिया का और यूरिक अम्ल का किया जाता है। पहले ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पार्ट सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन वृक्क
नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है? लार ग्रंथियों और वाहिनियों का निर्माण करता है सल्की उपकला, स्तंभाकार उपकला और घनाकार उपकला, ग्रंथिल उपकला। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा, घनाकार उपकला। अगला, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्कों की आरंभिक निस्यंदन लगभग प्रतिदिन कितना होता है? अभी ऊपर एक बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ, कौन सा? 180 लीटर, 180 से 200 लीटर तक होता। तो ऑप्शन यहाँ पे एक ही दिया 180, तो आप उसी को आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें उपस्थिति मौजूद नहीं होती? उपस्थिति किसमें मौजूद नहीं होती? कंठ में, नाक में, कान में और वृक्क में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा, वृक्क में उपस्थित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, मानव के केशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? मानवों में केशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? यकृत में, अस्थिमज्जा में, वृक्क में और गर्भाशय में। तो आंसर आपका हो जाएगा सी पार्ट, कहाँ पे हो जाता है? वृक्क में पाया जाता है। अगला, गुर्दे में मूत्र के निर्माण में निम्नलिखित में से किस क्रम में दी गई 3 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं? पहला, निस्पंदन, चयनात्मक, पुनः अवशोषण तब उन्मूलन। चयनात्मक, निस्पंदन, चयनात्मक। पहला आपका निस्पंदन देखिए जहाँ जहाँ पे दिया वो आपका आंसर, बाकी जो नहीं है देखिए गलत हो जाएगा। पहला अपने निस्पंदन, फिर उसके बाद चयनात्मक, पुनः अवशोषण होता है, तब उसके बाद उन्मूलन होता है। आंसर आपका ये पार्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, मानव वृक्क में वृक्काणु के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन में इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? लवण, ग्लूकोज, वसा और जल। इसके बाद ग्लूकोज, जल, अमीनो अम्ल और प्रोटीन। ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा, ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपोहन डायलिसिस वृक्क की समान कार्य प्रणाली प्रवाहित का होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है। अपोहन जिसे कहा जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में डायलिसिस के चरण निम्न दिए गए हैं लेकिन वे सही क्रम में नहीं हैं। कौन सा विकल्प इन चरणों के सही क्रम को दर्शाता है? आपको बताना इसमें से कौन सही है। पहला आपको लाइन से सिरा, दूसरा रोगी के रक्त को अपोहन तरल युक्त टैंक से गुजारना, सी आपका धमनी से लाइन, डी आपका रक्त से अपशिष्ट पदार्थ अपोहन डायलिसिस युक्त टैंक से गुजारना, अपोहन तरल का परासरण। तो हम इनसे पहला कौन होता है? पहला आपको धमनी से लाइन करके देते हो, तो पहला आप सी से देखिए कौन शुरुआत है। आंसर आपका हो जाएगा सी पार्ट, सी, बी, ई, डी और ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता? वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता, लवण, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, क्रिएटिन। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्ट, क्रिएटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमेन संपुट को ढके रहती है, क्या ढके रहती है? प्लेटलेट्स, केशिका गुच्छ, न्यूरॉन और वृक्काणु। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा, केशिका गुच्छ जो बोमेन संपुट को ढके रहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, रिपीट हुआ दोबारा। आंसर आ जाएगा ये पार्ट, निस्पंदन, पुनः अवशोषण और स्राव। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मानव मूत्र में होते हैं 95% जल, 95% और देखिए बी पार्ट, दो ऑप्शन सही, बी और सी। उसके बाद 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ऑप्शन आपका सी पार्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है? मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और श्वास नलिका। तो श्वास नलिका आपका इसका एक भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसा सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद क्यों नहीं होता? क्या मतलब जो पादपों में स्तनधारियों जैसा वृक्क, किडनी वगैरह क्यों नहीं होती है? क्योंकि पादप अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न नहीं करते हैं, इस बात सही है। दूसरा, वे अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते थे। ऑप्शन आपका बी पार्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर, वे अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं, इसीलिए उसमें किडनी वगैरह नहीं पाई जाती है। अगला, एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितने ml मूत्र उत्पन्न करता है? आपका 1000 से
2000 हो जाएगा। अभी इसके पहले क्वेश्चन आया तो वहाँ पे लीटर में दिया था, यहाँ पे आपको मिलीलीटर में दिया, इसलिए 1000 से 2000 करेक्ट आंसर होगा। अगला, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्नायु, तंत्रिकाएँ, वृक्काणु और नाभिक। तो जो आंसर आपको हो जाएगा करेक्ट सी पार्ट, वृक्काणु कहा जाता है। अगला, डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है, उसे कृत्रिम भी कहा जाता है। कृत्रिम क्या कहा जाता है उसे? आँख, हृदय, गुर्दा और फेफड़ा। तो आपका जो करते आंसर हो जाएगा करेक्ट गुर्दा, जिसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, इस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, क्या कहा जाता है? हीमोडायलिसिस। दोबारा एक बार पहले क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं, संग्रहण नलिका, केशिका गुच्छ, बोमेन कैप्सूल्स, श्वास नलिका। तो ऑप्शन जो आपको जो होगा डी पार्ट हो जाएगा, श्वास नलिका। अगला, मानवों में वृक्क में खाली स्थान दिया द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाया जाता है, माइटोकांड्रिया द्वारा, पोषण, नेफ्रॉन और केंद्रक द्वारा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन द्वारा। निम्न में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है? गुर्दे की नस, कोरोनरी धमनी और गुर्दे की धमनी और वीना कावा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, गुर्दे की धमनी। ये सारे जितने आपको क्वेश्चन कराए जाए सारे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको अच्छा लग रही है सीरीज तो लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देगा ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। अगला, गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, उनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। कौन करता है? आपका लीवर, हृदय, बड़ी आंत, त्वचा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्ट लीवर। उसके बाद नेफ्रॉन संबंध श्वसन तंत्र से, स्नायु तंत्र से, संचारी तंत्र से और उत्सर्जन तंत्र से। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उत्सर्जन तंत्र से। अगला, खाली स्थान दिया, मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदलता है। तो जो अमोनिया उसको यूरिया में कौन बदलता? किडनी बदलती, लीवर, अग्नाशय और बड़ी आंत। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी पार्ट हो जाएगा आंसर, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? देखिए उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया, क्या हो जाएगा आपका यकृत में। उसके बाद मांसल नलिकाएँ होती हैं, खाली स्थान की कहाँ पे मांसल नलिकाएँ होती हैं? जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। आपका हो जाएगा गर्भाशय, मूत्रवाहिनी, गुर्दे की श्रोणि और पित्त नलिकाएँ। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा, मूत्र वाहिनी। किस प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन में खून से अपशिष्ट पदार्थों का उन्मूलन करता है? किसका प्राथमिक कार्य है कि जो मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थों का उन्मूलन करता है? तो आंसर आपका हो जाएगा बी पार्ट, सॉरी ए पार्ट, वृक्क हो जाएगा। अगला, मनुष्य के गुर्दे का निस्यंदन की इकाइयों को कहते हैं। जो निस्यंदन की इकाइयों से क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन्स, नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन्स और प्रोटॉन्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर है बी पार्ट, ऑप्शन नेफ्रॉन्स। किडनी की संरचनात्मक इकाई है, उसी क्वेश्चन देखिए घुमा के पूछा, क्या आंसर हो जाएगा? नेफ्रॉन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? गुर्दे, मूत्रवाहिनी, गर्भाशय और मूत्रवाग। जो गलत, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी पार्ट, गर्भाशय एक्सक्रीटरी सिस्टम का अंश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने का सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो आंसर आपका ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट। अगला, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? दिल, उसके बाद पित्ताशय, गुर्दा और प्लीहा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा, कौन? गुर्दा।
अगला नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा है, मतलब नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा है? जिगर, फेफड़ा, गुर्दा और ग्रहणी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुर्दा, क्योंकि इसकी कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, उसी को अंग्रेजी में नेफ्रोलॉजी टर्म दिया गया है। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? कैंसर, दृष्टि वैमनस्य, गुर्दे की खराबी और गठिया। तो जो गुर्दे की खराबी जब होती है उसके लिए डायलिसिस किया जाता है, जिसे हिंदी में अपोहन भी कहा जाता है। अगला डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुर्दा। अगला क्वेश्चन, डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को संबंधित गंभीर समस्या होती है। किससे संबंधित गंभीर समस्या होती है? तो आंसर आपको हो जाएगा डी पार्ट। गुर्दे से संबंधित अगर कोई गंभीर समस्या है तो उसका डायलिसिस या अपोहन किया जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन श्वसन, पाचन, उत्सर्जन और प्रसार। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा, उत्सर्जन। अगला वास डिफरेंस खाली स्थान दिया से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अंडकोश, वृषण, प्रोटेस्ट ग्रंथि और मूत्राशय। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, मूत्राशय। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। मतलब जो मूत्राशय की मांसपेशियाँ अगर उसकी तंत्रिकाओं पर आपका नियंत्रण है तो आप रोक सकते हैं अपना सुसु को। दूसरा, स्पिंचर मांसपेशी के मूत्राशय और मूत्रमार्ग के बीच मौजूद होने पर। मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर तो लगेगी नहीं। मूत्राशय के आसानी से नहीं भरने पर। गलत बात। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए पार्ट। मूत्राशय की अगर तंत्रिकाओं पर अगर नियंत्रण आपका नहीं है, आपको सुसु जब चाहे तब आना शुरू हो जाएगी। अगला, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? देखिए कि क्वेश्चन को घुमा घुमा के कितनी बार पूछा गया है, किस तरह से। तो आपका जो करेक्ट आंसर कोरोनरी धमनी। तो आप हर एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट आप देखते चलिए। गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होता है क्या? क्यूबाइल एपिथीलियम। आपका जो करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। दूसरा, मानव में वृकाणु का कार्य निम्न में से क्या है? मानव में जो वृकाणु का कार्य क्या है आपका? उत्सर्जन। कई बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, आपको याद भी हो गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, खाली स्थान दिया, एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले आती है। तो आपका जो अंडकोश की थैली में तो मूत्र मार्ग में आपको लेके आते हैं। जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बी पार्ट, मूत्र मार्ग। अब हम आ गए तंत्रिका तंत्र पे। तो अगले वीडियो में हम तंत्रिका तंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में सारे डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, हैव नाइस।